Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the 14th lecture of pollution. And in this lecture, we are going to talk about how to control the water pollution. But before that, please subscribe to my channel and to hit the like button. So guys, in the previous lectures, we have already discussed about the sources, causes and the harmful effects of the water pollution. So guys, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइस अभी बात करते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। सो गाइस आपको सीपीसीबी के नाम से क्या कुछ समझ आ रहा है कि ये बेसिकली एक सेंट्रल लेवल का बोर्ड है, मतलब इसे किसने बनाया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके बाद इसमें पोल्यूशन आ रहा है, मतलब ये पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड द क्लाइमेट चेंज। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है कि सीपीसीबी इज बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब किसी न किसी एक्ट के अंडर सीपीसीबी को बनाया गया था। तो वो कौन सा एक्ट है? दैट इज बेसिकली वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। लेकिन गाइस उसके बाद 1981 में एयर पोल्यूशन को लेकर भी एक एक्ट आया एंड उसके बाद क्या हुआ? सीपीसीबी के पास पहले सिर्फ और सिर्फ वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उसके बाद इसके पास एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, जिसकी वजह से इसे सीपीसीबी कहा जाने लगा। सो गाइस आपको क्या कुछ याद रखना है? सीपीसीबी को किसने बनाया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड द क्लाइमेट चेंज। कौन से एक्ट के अंडर बनाई गई थी? वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। एंड गाइस ऑब्वियस है इसका काम क्या होगा? वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना। लेकिन गाइस हमने इसके बारे में एयर पोल्यूशन में भी बात की हुई है। सो गाइस अगर अभी तक आपने एयर पोल्यूशन वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइस अभी बात करते हैं कि सीपीसीबी के पास बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि ये तो बेसिकली एक सेंट्रल लेवल का बोर्ड है। तो डिफरेंट स्टेट्स में जाकर इसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सा पोल्यूशन है, कौन से पोल्यूटेंट्स है, कहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन है, कहाँ पर कम। तो इसकी वजह से गाइस हुआ क्या कि सीपीसीबी के अंडर बहुत सारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर हमने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना दिए, जिसकी वजह से गाइस हुआ क्या कि हर स्टेट के पास अपना अपना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था, जो कि बेसिकली पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट कर कर किसको दे देते हैं? सीपीसीबी को। एंड सीपीसीबी क्या करता है? उस डेटा को देखता है कि कौन सी सिटी में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं। एंड गाइस इसी के आधार पर जो हमारा सीपीसीबी है वो बेसिकली गाइडलाइंस बनाता है, हमारी स्टेट्स को कुछ ना कुछ टेक्निकल असिस्टेंस देता है सो दैट वो वाटर पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएँ। उसके बाद गाइस होता क्या है कि अगर किसी भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है तो उसे रिजॉल्व करने का काम भी किसका होता है? सीपीसीबी का। सो गाइस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सीपीसीबी के बारे में हमने क्या कुछ देखा है। तो सीपीसीबी को बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड द क्लाइमेट चेंज। कौन से एक्ट के अंडर बनाया गया था? वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। सो गाइस अभी बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द सीपीसीबी के बारे में। सो गाइस मैंने आपको बताया कि सीपीसीबी के पास बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए गाइस होता क्या है कि हमने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना दिए, जो कि सीपीसीबी की हेल्प करते हैं और उसे सारा का सारा डेटा कलेक्ट करके दे देते हैं। सो गाइस अभी बात करते हैं कि सीपीसीबी के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन तो ये है कि सर्वे करना कि कौन सी सिटी में कितना पोल्यूशन है, कौन से पोल्यूटेंट्स हैं वहाँ पर, एंड उस पोल्यूटेंट की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी के बाद वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, एंड उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? सीपीसीबी के। सो गाइस पहली चीज़ हमने देखी थी कि एयर पोल्यूशन में बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स थे जिसमें हमने देखा था कि एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में उनका एक परमिट लेवल दिया हुआ था। ऐसे ही वाटर पोल्यूशन में भी होता है कि डिफरेंट पोल्यूटेंट्स का एक परमिट लेवल होता है जो कि एक्सेप्टेबल होता है। तो ये सब कुछ बताने का काम भी कौन करता है? हमारा सीपीसीबी। और इसे सारा का सारा डेटा लाकर कौन देता है? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद गाइस जब हमारी जो सीपीसीबी है इसके पास डेटा आना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे टेस्ट किया जाए कि पानी में एक्चुअल में वो पोल्यूटेंट्स है या नहीं। क्या जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो सच बोल रही है? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी ये चेक करने के लिए लेबॉर्ट्रीज चाहिए, इसीलिए डिफरेंट स्टेट्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबॉर्ट्रीज को सेटअप किया जाता है
सो दैट लोग वहाँ पर जाकर पानी को चेक करवा सके कि इसमें कितने सॉल्ट्स हैं। क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलर लेवल तक हमारे पानी में कुछ ना कुछ जो मिनरल्स हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर मिनरल्स की क्वांटिटी एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो वो बेसिकली हार्मफुल हो जाते हैं। तो ये सब कुछ कहाँ पर जाकर हम लोग चेक करवा सकते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स में। और गाइस हमने दो काम देख लिए। पहले तो जो हमारी सीपीसीबी है इसको सर्वे करना होता है। सर्वे के लिए इसे डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरीज चाहिए जो कि ये सेटअप कर देती है। उसके बाद गाइस होता क्या है कि हमें पता चल गया कि वहाँ पर कितने वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी है। उसके बाद सीपीसीबी क्या करती है कि उसके स्टैंडर्ड्स फिक्स करती है कि इस पोल्यूटेंट की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, अगर इसकी क्वांटिटी इस लेवल से ज़्यादा हो जाएगी तो ये हार्मफुल हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगी, कुछ गाइडलाइंस बना देगी। मतलब इस पोल्यूटेंट की क्वांटिटी अगर इतनी होनी चाहिए तो आपको ये स्टेप्स उठाने चाहिए। उसके बाद गाइस जब गाइडलाइंस हो गई, स्टैंडर्ड्स हो गए, उसके बाद क्या होगा, जिन लोगों ने भी फील्ड में जाकर काम करना है उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब जैसे भी जो भी हमारी लेबोरेटरीज हैं, जो भी वहाँ पर पानी के सैंपल को चेक करने वाले हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। या फिर गाइस जो भी लोग हैं जो मास अवेयरनेस फैलाने में हेल्प करेंगे, मतलब लोगों को जाकर बताएंगे कि इतना वाटर पोल्यूशन होना चाहिए, आप ऐसा कीजिए सो दैट वाटर पोल्यूशन ना हो। जैसे कि गाइस आपको पता होगा कि स्कूल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के लेक्चर्स, वर्कशॉप्स वगैरह दी जाती हैं सो दैट बच्चों को बताया जा सके कि वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमें इसे पोल्यूट नहीं करना है। तो गाइस इसका काम भी कौन करने वाली है? सीपीसीबी। तो पहले उसने सर्वे किया, उसके बाद सर्वे करने के लिए उसे लैब्स की ज़रूरत थी, तो लैब्स को उसने सेटअप किया। उसके बाद उसने गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स बनाए और उसके बाद जो लोगों ने भी फील्ड पर जाकर काम करना था उसे ट्रेनिंग दी। उसके बाद गाइस होगा क्या, हमने पूरी ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद हमारे पास एक डेटाबेस तो होना चाहिए ना। जैसे हमारी बुक के आगे बेसिकली इंडेक्स होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस पेज नंबर पर हमारा ये टॉपिक पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही गाइस हमारे सीपीसीबी क्या करता है कि एक इंफॉर्मेशन डेटाबेस बना देता है जिसमें लिखा होता है कि इस सिटी में इतना पोल्यूशन है, ये वाला पोल्यूटेंट है, उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है, जिसकी हेल्प से जो हमारी सीपीसीबी है वो एफिशिएंटली वहाँ के लिए गाइडलाइंस बना पाएगी कि वहाँ पर कौन कौन सी गाइडलाइंस चलनी चाहिए सो दैट वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद गाइस क्या होता है कि जो गाइडलाइंस बन गई हैं, पॉलिसीज़ बन गई हैं, उन्हें एनफोर्स किया जाए। ये भी काम किसका होता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। लेकिन वो किसकी हेल्प से करने वाली है? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। उसके बाद गाइस हमने गाइडलाइंस बना ली, पॉलिसीज़ बना ली, उन्हें बेसिकली एनफोर्स भी कर दिया। लेकिन गाइस जब तक नॉर्मल पब्लिक को, लोकल पब्लिक को पता ही नहीं है कि कौन सी गाइडलाइंस आई हैं, कौन सी पॉलिसीज़ आई हैं, क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वाटर पोल्यूशन के, तो तब तक कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए सीपीसीबी गाइस ऐसी वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करवाता है जहाँ पर मास अवेयरनेस की जाती है कि वाटर को पोल्यूट होने से प्लीज़ प्लीज़ रोक लीजिए। तो गाइस ये सारे के सारे काम किसके हैं? सीपीसीबी के। पहले सर्वे किया जाता है, सर्वे के लिए लेबोरेटरीज चाहिए जो कि हमारा सीपीसीबी सेटअप करता है। उसके बाद लेबोरेटरीज में जाकर हमें पोल्यूटेंट्स और उनकी क्वांटिटी के बारे में पता चलता है, जिसकी हेल्प से जो सीपीसीबी है ये स्टैंडर्ड्स बनाता है, गाइडलाइंस बनाता है। उसके बाद जो भी लोगों ने ऑन द फील्ड जाकर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है उसे ट्रेनिंग दी जाती है। कौन सी सिटी में कितना पोल्यूटेंट था, कौन सा पोल्यूटेंट था, इस सारी डेटा को कहाँ पर फीड किया जाता है? इंफॉर्मेशन डेटाबेस में, सो दैट प्रॉपरली गाइडलाइंस बनाई जा सके। और गाइस इससे क्या होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर दिल्ली में इतना वाटर पोल्यूशन था तो कल इतना था, आज इतना हो चुका है, परसों तक इतना हो जाएगा। तो ये सब कुछ हमें कहाँ से पता चलेगा? डेटाबेस से। उसके बाद क्या होगा, जो पूरी की पूरी पॉलिसीज़ बना ली हैं इन्हें एनफोर्स कर दिया जाएगा। एनफोर्समेंट के बाद हमारी जो लोकल पब्लिक है वहाँ पर इसके रिगार्डिंग मास अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि आप कैसे कैसे वाटर को पोल्यूट होने से रोक सकते हैं। सो गाइस अभी देखते हैं कि वाटर को पोल्यूट होने से हम लोग कैसे रोक सकते हैं। दीज आर बेसिकली द मेजर्स टू कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन। सो गाइस पहले आपको पता होगा कि जो वेटलैंड्स होते हैं दे आर बेसिकली द किडनीज ऑफ द अर्थ। मतलब वो बेसिकली पानी को प्योरीफाई कर देते हैं। सो गाइस अगर आपको वेटलैंड्स के बारे में नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर टाइप कीजिए वेटलैंड्स बाय चारुल, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस होता क्या है कि जो वेटलैंड्स होते हैं अगर उनके ऊपर पानी आ जाता है, विच इज़ बेसिकली द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड द बेसिकली वाटर बॉडी इकोसिस्टम। मतलब यहाँ पर लैंड भी होती है, पानी भी होता है, वाटर लॉगिंग होती है। इसीलिए गाइस जो वेटलैंड्स होता है इसे क्या बोला जाता है? इकोटोन।
सो गाइस होगा क्या कि जब ये दलदली सी जगह होगी वहाँ पर पानी आ जाएगा, तो सॉइल में जो हमारे पॉल्यूटेंट्स है वो रुक जाएंगे, लेकिन जो साफ पानी है वो बेसिकली सैंड की जो लेयर्स हैं उससे पास होते हुए अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा। लेकिन कोई भी पॉल्यूटेंट्स नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो सॉइल है वहाँ पर हाइड्रेटेड सॉइल है, उसमें वो सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स कलेक्ट हो जाएंगे और पूरा का पूरा प्योर वाटर कहाँ पर चला जाएगा, अंडरग्राउंड। उसके बाद गाइस हमने देखा था कि जैसे कम्युनिटी वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, थर्मल पावर स्टेशन का वेस्ट होता है। तो गाइस होता क्या है कि यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। लेकिन गाइस अगर हम लोग इस पानी को, सीवरेज वाटर को, या फिर जो भी पानी इंडस्ट्री से आ रहा है उसे ट्रीट कर कर हमारी वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। तो गाइज इसमें दो टर्म्स यूज़ की हुई हैं, बीओडी एंड द सीओडी। सो गाइज बीओडी का मतलब क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हमारी वाटर बॉडीज में प्रेजेंट हैं उन्हें डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। सीओडी में क्या कुछ आता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए, जिसे हम लोग सीओडी का नाम दे देते हैं। सो गाइज अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करके जो भी सीवरेज वाटर होता है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है इसे वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जाए, तो इसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद गाइज जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ से गर्म पानी हमारी वाटर बॉडीज़ में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इसकी वजह से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, जिसे हम लोग मेराइन पोल्यूशन या फिर वाटर पोल्यूशन का नाम दे देते हैं। लेकिन गाइस अगर हम लोग ऐसा करें कि थर्मल पावर प्लांट्स से जो भी पानी रिलीज होता है पहले उसे ठंडा करें और फिर वाटर बॉडीज में रिलीज करें, तो इससे भी वाटर पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद गाइस हम लोग जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं, और इससे एक और काम हो सकता है गाइस, जब फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम हो जाएगा तो जो हमारी सब्जियां हैं, हमारी बॉडीज़ हैं, यहाँ पर केमिकल्स कम जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर पोल्यूशन तो डिक्रीज हो ही रहा है लेकिन हमारी बॉडी में भी केमिकल्स कम जाने वाले हैं। सो गाइस होता क्या है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड होती हैं वहाँ से जो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं ये वॉश अवे होकर हमारी वाटर बॉडीज़ में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाता है। लेकिन गाइस अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम कर दे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, वाटर पोल्यूशन डिक्रीज हो सकता है। उसके बाद गाइस जो भी एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, रेदर देन कि हम लोग उन्हें वाटर बॉडीज़ में गिरा दें, हम लोग उसका कंपोस्ट बना सकते हैं, ग्रीन मैन्योर बना सकते हैं, सो दैट हम लोग उन्हें एज फर्टिलाइजर्स यूज़ कर पाए हमारी क्रॉप लैंड्स में। इससे क्या होगा गाइस, एक तो हमारे प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, दूसरा फर्टिलाइजर्स की जो क्वांटिटी है उनका यूज़ है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे वाटर पोल्यूशन भी डिक्रीज हो जाएगा। और गाइस इससे क्या होगा, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बेसिकली बनी रहेगी, और जो भी वहाँ पर फार्मिंग होगी वो बेसिकली ऑर्गेनिक होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में भी केमिकल्स नहीं जाएंगे। एंड ऑब्वियस है जो एनिमल और प्लांट वेस्ट था, ऑर्गेनिक वेस्ट था, वो बेसिकली कहीं पर भी जाकर पोल्यूशन करने के बजाय वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम में यूज़ आ जाएगा। उसके बाद गाइस क्या होता है कि जैसे हम लोग घरों में सफाइयाँ करते हैं, फर्टिलाइज बेसिकली डिटर्जेंट, सोप्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो रेदर देन कि हम लोग ऐसे सोप्स और डिटर्जेंट्स यूज़ करें जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हों, हम लोग बेसिकली ऐसी सोप्स यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स वाली नहीं होती, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, वाटर पोल्यूशन डिक्रीज हो सकता है। तो गाइस हमने क्या क्या देखा, एक तो हम लोग ये कर सकते हैं कि वेटलैंड्स को बना दें, उसके बाद जो भी सीवेज वाटर है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दें, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ से जो भी गर्म पानी निकल रहा है उसे ठंडा करके वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करें। उसके बाद फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम कर दे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जो भी एनिमल और प्लांट वेस्ट है उसका मैन्योर बना दे, सो दैट वो अच्छे काम के लिए यूटिलाइज हो सके। उसके बाद जो भी हमारे घर में कचरा होता है, बेसिकली जैसे डस्ट होती है, रेदर देन कि हम लोग उसे सीवेज में डालें, उसे कलेक्ट करके हम लोग डस्टबिन पे डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन कम हो जाएगा। उसके बाद गाइस हम लोग और क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऑयल स्पिल के बारे में देखा था कि जो हमारा मेराइन पोल्यूशन है उसके दो रीजंस थे, एक तो कॉन्टेमिनेंट्स एंड दूसरा क्या था, ऑयल स्पिल। एंड हमने देखा था कि ऑयल स्पिल को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, एक तो स्यूडोमोनास पोडीटा यूज़ कर सकते हैं, जो कि है गाइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो कि पूरे के पूरे ऑयल को कंज्यूम कर लेगा, और इसकी वजह से गाइस क्या होने वाला है कि जो सरफेस वाटर है वो बेसिकली क्लीन हो जाएगा, जिसकी वजह से मेराइन पॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा।
उसके बाद गाइस हमने एक और चीज़ की बात की थी, दैट वाज बेसिकली द ऑयल जैपर टेक्निक, जिसमें हम लोग 5 बैक्टीरियाज यूज़ करते हैं। वो 5 बैक्टीरियाज को कॉर्न पाउडर में मिक्स करके हम लोग सरफेस वाटर पर स्प्रिंकल कर देते हैं, जो कि सारे के सारे ऑयल को कंज्यूम कर लेते हैं और इससे मेराइन पोल्यूशन डिक्रीज हो जाता है। सो गाइस उसके बाद हम लोग वाटर हेजेंस यूज़ कर सकते हैं। गाइस होता क्या है ना कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो कि पूरे के पूरे पोल्यूटेंट्स को अपनी बॉडी में ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हमने जो वाटर हेजेंस हैं उन्हें वेटलैंड्स में ग्रो करवाया है, तो इससे क्या होगा, वाटर हेजेंस पूरे के पूरे पोल्यूटेंट्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वेटलैंड्स है वहाँ पर कोई भी पोल्यूटेंट नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग इन प्लांट्स को कहीं पर भी फेंक सकते हैं, इन्हें बेसिकली प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, अगर हमने इसको मेराइन वाली जगह पर लगाया, मतलब सीज, ओशियंस, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह में लगाया, तो इसकी वजह से क्या होगा, वाटर बॉडीज क्लीन हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने इसे वेटलैंड्स पर लगा दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी वेटलैंड्स पर वाटर लॉगिंग है वहाँ से पोल्यूटेंट्स हमारी जो वाटर हेजेंस हैं इसमें आ जाएगा। और होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम जब हमारे वेटलैंड्स में पानी आएगा, तो वो बेसिकली आसानी से फिल्टर होकर अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वेटलैंड्स में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हो जाए, तो होगा क्या कि वो पानी बेसिकली फ़िल्टर ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए वहाँ पर हम लोग वाटर हेजेंस यूज़ करते हैं, जो कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पोल्यूटेंट्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो आसपास की जगह को साफ कर देते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड हमने वाटर पोल्यूशन को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नॉइस पोल्यूशन की। सो गाइस, if you enjoyed my video, then do like, share and subscribe. Thank you so much.